आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के अंतरिम पीएम सुशीला कार्की को दी शुभकामनाएं। भारत अमेरिका रिश्तों पर बोले जॉन बोल्टन। चार्ली कर्क की हत्या के बाद पत्नी एरिका पहली बार बोली, हत्यारे को लेकर भी कही बात। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की कुछ ही घंटे बाद चुनाव की तारीख का ऐलान। नेपाल की हिंसा में राख हो गया 50 अरब का हिल्टन होटल। भारत ने फिलिस्तीन का दिया साथ, नेतन्याहू बोले राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। इजरायली हमले में गाजा में 65 की मौत, रिपोर्ट में दावा 14 लोग एक ही परिवार के। भारत में महंगे सोने ने छुड़ाए पसीने, चीन में छूट के बाद भी नहीं खरीद रहे गोल्ड। गैंगस्टर ने दिशा पटानी के घर पर बरसाई गोली, पिता जगदीश ने दिया पहला बयान। और भारत पाक मैच से बीसीसीआई का अदृश्य बाइकॉट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को शुभकामनाएं दी है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा, भारत नेपाल के लोगों की शांति, तरक्की और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध बना हुआ है। शुक्रवार देर रात नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही सुशीला कार्की नेपाल की पहली अंतरिम महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। सुशीला कार्की को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारत और अमेरिका संबंधों पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने फिर बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव का कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अनिश्चित अंदाज है। उन्होंने कहा, भारत की तरफ कई चिंताएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता पिछले कुछ सालों में भारतीय कंपनियों की रूसी तेल और गैस खरीद पर लगाया गया 25% टैरिफ है। दरअसल अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए 25% और रूस से तेल खरीदने के पेनल्टी के तौर पर भारत पर 25% का टैरिफ लगाया है। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने इसी पर कहा कि यह दिखाता है कि ट्रंप कितने अस्थिर हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रूस को प्रतिबंध तोड़ने पर ना तो कोई टैरिफ लगाया, ना ही चीन पर, जबकि चीन भारत से कहीं ज्यादा बड़ा खरीदार है। इसके अलावा तुर्की, पाकिस्तान और अन्य देश भी खरीदार हैं। अमेरिका के हाई प्रोफाइल कंजर्वेटिव कार्यकर्ता और मीडिया हस्ती चार्ली कर्क की हत्या के बाद पहली बार उनकी पत्नी एरिका कर्क ने सार्वजनिक टिप्पणी की है। उन्होंने अपने बयान की शुरुआत में सबसे पहले पुलिस और आपातकर्मी का धन्यवाद किया। उन्होंने गोली लगने के बाद उनकी जान बचाने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने कर्क की टीम, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी आभार जताया। उन्होंने सीधे ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा कि आपने उन्हें जिस तरह समर्थन दिया, उसी तरह उन्होंने भी आपको समर्थन दिया। एरिका कर्क ने वादा किया है कि चार्ली कर्क का संदेश जारी रहेगा, उनका कैंपस टूर भी चलता रहेगा और उनका पॉडकास्ट भी जारी रहेगा। चार्ली की हत्या करने वाले के बारे में उन्होंने कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने इस पत्नी के अंदर कैसी आग जलाई है। इस विधवा की पुकार पूरी दुनिया में युद्ध घोष की तरह गूंजेगी। आखिर में पत्नी एरिका ने चार्ली से वादा किया है कि वह उनकी विरासत को कभी खत्म नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि इस अराजकता, शक और अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में मेरे पति की आवाज हमेशा बनी रहेगी। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने देश में आम चुनाव कराने को लेकर तारीख की घोषणा की है। जारी बयान के मुताबिक 5 मार्च 2026 को नेपाल में आम चुनाव कराए जाएंगे। पौडेल के प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल ने न्यूज नेपाली को बताया कि राष्ट्रपति ने नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर चुनाव की तारीख की घोषणा की। कार्की के नेतृत्व वाली सरकार को 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होंगे। इससे पहले शुक्रवार रात नेपाल की पहली महिला
मुख्य न्यायाधीश रही सुशीला कार्की नेपाल की पहली अंतरिम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। सुशीला कार्की को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नेपाल में इस हफ्ते हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। इस प्रदर्शन को जेन जी का प्रदर्शन बताया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन ने न केवल राजधानी काठमांडू की ज्यादातर ऐतिहासिक और आधुनिक इमारतों को आग लगा दी है, बल्कि इसके कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना पद भी छोड़ना पड़ा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2026 में ये चुनाव होंगे। नेपाल इन दिनों हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। इसी बीच काठमांडू की शान माना जाने वाला हिल्टन होटल भी आगजनी और हिंसक भीड़ की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि इस होटल में करीब 5 अरब नेपाली रुपए का निवेश हुआ था, लेकिन जेएनजी के विरोध के ने इस होटल को कुछ ही घंटों में राख में तब्दील कर दिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित यह होटल पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम था। यहाँ हर साल हजारों विदेशी पर्यटक रुकते थे। रिपोर्ट्स की माने तो नेपाल की जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 6.7% है और विदेशी मुद्रा का बड़ा हिस्सा इसी इंडस्ट्री से आता है। ऐसे में इस होटल का नुकसान सिर्फ मालिक के लिए नहीं बल्कि नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा झटका है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में शुक्रवार को अलग और स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना को लेकर वोटिंग हुई। इस प्रस्ताव को कुल 193 सदस्य देशों से 142 देशों का समर्थन मिला। इसके विरोध में केवल 10 देशों ने वोट किया, वहीं 12 देशों ने वोटिंग से दूरी बनाए रखी। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र कहे जाने वाले इस प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में भारत के साथ साथ चीन, रूस, सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी समेत कई मुल्क हैं। इजराइल और अमेरिका समेत कुल 10 मुल्कों ने इसके विरोध में वोट किया है। इससे पहले वेस्ट बैंक के अदुमीम बस्ती के दौरे पर गए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि फिलिस्तीन राष्ट्र कभी नहीं बनेगा, यह जगह हमारी है। शुक्रवार को गाजा में इजराइल के हवाई हमले में कम से कम 65 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में 14 लोग एक ही परिवार के थे। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। अल जजीरा ने चिकित्सा सूत्रों के हवाले से बताया है कि 48 मौतें गाजा सिटी और उसके उत्तरी हिस्सों में दर्ज की गई। शुक्रवार को मारे गए लोगों में एक ही परिवार के 14 सदस्य शामिल थे। गाजा सिटी के अंततुआम इलाके में स्थित उनके घर पर इजरायली हमले में उनकी मौत हो गई। हमास ने इन हमलों की निंदा की और इजराइल पर रिहायशी इलाके में आवासीय इमारतों को तबाह करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। हमास ने इजराइल पर संगठित युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार हमास ने कहा कि इजरायली कार्रवाइयों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। हमास ने वैश्विक समुदाय की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और दावा किया है कि इस चुप्पी से इजराइल के नरसंहार और जबरन विस्थापन को बढ़ावा मिला। इस समय सोना आसमान छू रहा है। इसकी कीमत इतनी तेजी से बढ़ रही है कि यह आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। स्थिति ये है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया के कुछ बड़े बाजारों में सोने की मांग इस हफ्ते कम रही। सोने की बढ़ती कीमतों में काबू में रखने के लिए चीन में सोने का छूट दिया जा रहा है। इस समय यह छूट पिछले 9 महीनों में सबसे ज्यादा हो गई है। स्पॉट गोल्ड की कीमत मंगलवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी। ये 3673.95 डॉलर प्रति औंस तक चली गई। चीन में डीलरों ने ग्लोबल बेंचमार्क स्पॉट कीमतों पर 17 से 24 डॉलर प्रति औंस की छूट दी। पिछले हफ्ते यह छूट 12 से 16 डॉलर थी। इसका कारण है कि लोग सस्ती दर पर सोना खरीदे और इसकी मांग बनी रही। बावजूद इसके मांग में तेजी नहीं आई। दिशा पटानी और खुशबू पटानी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। दिशा के बरेली वाले घर पर बाइक से 2 अज्ञात हमलावरों ने तड़के करीब 3:30 बजे गोलीबारी की। इस फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली है और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि भी की गई है। अब दिशा के पिता जगदीश सिंह पटानी ने बयान दिया है। जगदीश ने कहा है कि कुछ पुलिस ने तत्परता दिखाई है और फायरिंग मामले की जाँच का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई
है। घर को पुलिस ने घेरा हुआ है। जगदीश सिंह पटानी ने कहा, मेरी बेटी का बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। हम सनातनी धर्म को मानने वाले हैं। योगी जी का यह प्रदेश है, इस तरह की गुंडागर्दी पर पूरी तरह लगाम लगाई जाए। फायरिंग से हम सब दहशत में थे। मेरी नींद भी खुल गई थी। बाहर आने की कोशिश भी की। जैसे तैसे आड़ लेकर हम बचे। 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई थी। एशिया कप में रविवार को होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर इस बार माहौल कुछ अलग है। जहां पहले इस हाई वोल्टेज भिड़ंत को लेकर दर्शकों और बीसीसीआई और उसके राज्य संघों के पदाधिकारियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता था, वहीं अब स्थिति बदली हुई नजर आ रही है। इस मैच को लेकर भारत में चल रही बाइकॉट मुहिम के कारण बीसीसीआई के अधिकतर पदाधिकारियों ने इस मैच से दूरी बना ली है। इसे बीसीसीआई का अदृश्य बाइकॉट भी माना जा रहा है। एशिया कप का मेजबान बीसीसीआई और भारत पाकिस्तान मैच में केवल एक ही दिन शेष है। बावजूद इसके अब तक बोर्ड का कोई बड़ा पदाधिकारी दुबई नहीं पहुंचा है, जबकि पिछली बार जब दुबई में यही चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था तो बीसीसीआई के तमाम शीर्ष पदाधिकारी और कई राज्य क्रिकेट बोर्डों के प्रतिनिधि यहां मौजूद थे।